हाय एवरीवन, वेलकम टू आईबीएस। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू बैंकिंग एग्जाम्स, राइट। तो स्पॉटिंग एरर का सेशन रहेगा बेसिकली, ठीक है। इसमें कुछ सिलेक्टेड एरर के क्वेश्चंस हैं, तो जिनके एग्जाम में क्वेश्चंस के एग्जाम में आने के चांसेस हैं, राइट। तो एरर पे बेस्ड रहेंगे क्वेश्चंस। टॉपिक कोई मेंशन नहीं रहेगा इसमें कि कौन से टॉपिक के हैं, क्योंकि आपको पता है जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो वहां पे मिक्स एरर क्वेश्चन आते हैं। तो प्रीलिम्स में एज यू नो ये 5 क्वेश्चंस रहते हैं हमारे, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करता चलूंगा क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे ये इसका हमने प्रॉब्लम ढूंढना है, ठीक है जी। सो स्टेटमेंट बोल रहा है फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इफ एनी, इफ देयर इज नो एरर योर आंसर इज 5। एक स्टेटमेंट है ब्रोकन इनटू पार्ट्स, यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर दिया है कि कौन से चैप्टर का है। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड है ये क्वेश्चंस, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है द नंबर ऑफ टूरिस्ट इज एक्सपेक्टेड टू राइज फ्रॉम 4 to 10% इन द नेक्स्ट 10 years, राइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जी, कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, एक अ नंबर ऑफ होता है और एक द नंबर ऑफ होता है, राइट। अब ये जो अ नंबर ऑफ होता है इसके साथ क्या होता है कि वर्ब प्लूरल लिखी जाती है। जब भी हम इसके साथ वर्ब लिखते हैं तो प्लूरल वर्ब लिखी जाती है, इट टेक्स प्लूरल वर्ब, राइट। और द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब लिखी जाती है, इट टेक्स सिंगुलर वर्ब, ठीक है जी। तो क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो ऑफ है, आपको पार्सिंग करना आना चाहिए कि ऑफ यहाँ प्रेपोजिशन है, ठीक है। और प्रेपो के बाद आने वाली जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है हमेशा उसका ऑब्जेक्ट होता है, और प्रेपो से आने वाला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो उसका सब्जेक्ट होता है। तो द नंबर यहाँ पे इसका सब्जेक्ट है, इस प्रेपो का ये सब्जेक्ट है। और द नंबर के साथ हमने ध्यान रखना है, द नंबर के साथ जो है जो वर्ब लिखी जाती है वो लिखी जाती है सिंगुलर। तो यहाँ पे इज सही लिखा जा रहा है। सो द नंबर ऑफ टूरिस्ट मतलब मींस टूरिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप आर नहीं लिखोगे, क्योंकि ऑफ प्रेपोजिशन से आपको ब्रेक करना आना चाहिए, ठीक है। कि ये सब्जेक्ट है तो उसके हिसाब से यहाँ वर्ब इज लिखी जा रही है, तो इसमें नो एरर है। अगर यहाँ पे आर होता तो बी पार्ट गलत बनता है इसका, ठीक है। तो द नंबर ऑफ टूरिस्ट, जैसे मैं बोलता हूँ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज टेकिंग एजुकेशन इन आईबीएस, भी बहुत सारे बच्चे जो हैं यहाँ पे द नंबर ऑफ और अ नंबर ऑफ में कोई फर्क नहीं होता है सच, कि दोनों का मीनिंग सेम होता है, बट सिर्फ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है कि द नंबर के साथ जब भी आप सेंटेंस बनाओगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लिखनी पड़ेगी। थोड़ी सी अगर मैं आपको और इसको चीज को क्लियर करूं ना, तो ये ऐसे है कि जैसे हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं, तो नॉर्थ इंडिया में ना हम ऐसे बोलते हैं, जब मैं ऐसे बोलता हूं कि हम वहां जा रहे हैं, तो जब हम बोलते हैं तो हम में मतलब हम वी को काउंट करते हैं, हम मतलब बहुत सारे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा यूपी बिहार साइड जाओ तो वहां पे जब बच्चा कोई ऐसे बोलता है कि हम पढ़ रहे हैं, हमें डिस्टर्ब मत करो, तो फिर वो हमको खुद को ही बोलता है। तो इतनी सी बात है, ठीक है। कि मतलब थोड़ा जैसे लैंग्वेज का डायलेक्ट का डिफरेंस आ जाता है, सिमिलरली एक ग्रामर का एक स्ट्रक्चर है, द नंबर ऑफ और अ नंबर ऑफ का मीनिंग वाइज ये दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है जी। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ई। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करते हैं। One of the 5 boys of his group were absent due to sickness, but the other 4 were present. राइट। अब बट द अदर 4 वर प्रेजेंट, अब यहां तो वर लगा रहा है, मतलब प्लूरल है, 4 है तो डिजिट में नंबर में ज्यादा हो गए तो प्लूरल हो गए तो वर आ गया। लेकिन आपको यहाँ पे देखना है क्या ये जो वर यहाँ लिखा जा रहा है क्या ये सही लिखा जा रहा है। अब ये जो वन ऑफ होता है, वन ऑफ 5 बॉयज मींस आउट ऑफ 5 बॉयज, कोई 5 बॉयज हैं और उन 5 बॉयज में से हम बात कर रहे हैं वन ऑफ की, राइट। हम किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट, वन ऑफ की, ठीक है। तो ये जो वन ऑफ होता है एक्चुअली इसके साथ ये जो प्लूरल नाउन होता है, इसमें से हम किसी एक को बाहर निकाल रहे हैं, एक की बात कर रहे हैं, आउट ऑफ दीज 5 बॉयज कोई एक। अब जब कोई एक है तो इसके साथ जो वर्ब आगे लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी हमेशा सिंगुलर, इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। नाउन प्लूरल लेगा, मैनी में से किसी एक की बात कर रहे हो आप, राइट। तो नाउन प्लूरल ही रहेगा, बट इसके साथ जो वर्ब लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी सिंगुलर, राइट। तो वन ऑफ द 5 बॉयज ऑफ हिज ग्रुप वाज एब्सेंट, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ये बना हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी, राइट। इंस्टेड ऑफ वर इट शुड बी वाज, ये इसका राइट सॉल्यूशन बनेगा।
चलिए कम टू द क्वेश्चन नंबर, ये फॉर्मेट याद रखना, गोल्डन रूल है, हमेशा यही चलेगा, आउट ऑफ मेनी, मतलब मेनी में से आप जब किसी एक की बात करते हो तो नाउन हमेशा आपको प्लूरल लिखना पड़ता है और हेल्पिंग वर्ब हमेशा उसके साथ सिंगुलर ही लिखी जाती है। जैसे आप बोलोगे वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट मेनी फ्रेंड्स, आउट ऑफ मेनी फ्रेंड्स यू आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, राइट, वन ऑफ योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, not only he but also his sons were blamed for the act and rightly so। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी मतलब पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, काफी जगह इसको पूछा जाता है, ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेसिकली रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। और रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी का जो मीनिंग होता है वो होता है स्टूडेंट्स नियरनेस, राइट, प्रॉक्सिमिटी मीन्स क्या होता है, नियरनेस, ठीक है जी, मतलब जो चीज पास है उसके अकॉर्डिंग मतलब वर्ब एक्ट करेगी। और ये कॉन्सेप्ट लगता है तीन पे, तीन ऐसी कोरिलेटिव कंजंक्शन है जहां पे आपको ये रूल लगाना है, ठीक है। वो क्या क्या है मैं आपको बता देता हूं पूरा रूल। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे सब्जेक्ट, आफ्टर दैट मैंने लिख दी यहाँ पे वर्ब, राइट, और इसके बाद ये लिखूंगा नॉट ओनली, नॉट ओनली, और इसके साथ इसका पेयर होता है ये बट ऑल्सो। इसके बाद नॉट ओनली हम लिख देते हैं यहाँ पे नॉट ओनली। अब नॉट ओनली के बाद यहाँ पे आप लिख रहे हैं ही, ठीक है, ठीक है, और बट ऑल्सो। तो नॉट ओनली के बाद यहाँ पे आगे जो आ रहा है, नॉट ओनली के बाद यहाँ पे आ रहा है हिज सन्स, ठीक है, हिज सन्स आ रहा है, मतलब ये हमारा सब्जेक्ट नंबर 1 है, नॉट ओनली ही सब्जेक्ट नंबर 1 है, हिज सन्स यहां पे आ गया हिज सन्स, ठीक है। अब आपको देखना है कि ये जो सब्जेक्ट नंबर 2 है और ये जो सब्जेक्ट नंबर हमारा 1 है, मतलब 1 क्या था, ही था, ये सब्जेक्ट नंबर हमारा 1 हुआ। अब जो वर्ब अग्री करती है ना वो करती है इसके अकॉर्डिंग, मतलब जो नजदीक है सब्जेक्ट, तो हिज सन्स तो प्लूरल है, प्लूरल है तो वर लिख रहा है, तो इसलिए इसमें नो है। अब ये जो रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी होता है ये सिर्फ नॉट ओनली बट ऑल्सो के ऊपर नहीं अप्लाई होता है, बल्कि दो और भी कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं जो है ईदर और नीदर नॉट। तो हमेशा याद रखना, जैसे मैं बोलता हूं ईदर यू और ही टू ब्लेम, एक मैंने लिखा, दूसरा ईदर ही और यू टू ब्लेम, ठीक है जी। अब यहां पे आप देख रहे हो कि ही नजदीक है तो इज आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग, यहां पे यू नजदीक है तो यहां पे आर आ जाएगा, राइट। तो ये थोड़ा ध्यान रखना होता है स्टूडेंट, जो भी सब्जेक्ट आपका मतलब नियर होगा, पास होगा, रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी इसको इसलिए बोला जाता है। तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि हमने देखा हिज सन्स प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब सही लिख रहे हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये सेम है प्रॉक्सिमिटी वाला, नीदर राम नॉर सीता। अब सीता के साथ तो वर्ब नहीं आएगा, तो यहाँ पे आंसर बना हमारा ऑप्शन नंबर बी, सीता के साथ भी वॉज लिखा जाएगा क्योंकि सिंगुलर है, पास में सीता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी ही अप्लीकेबल होगा। एज आई टोल्ड यू, तीन ऐसे कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं जिनके ऊपर आपको ये अप्लाई करना है, वो है नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और नीदर नॉट, राइट। आगे क्वेश्चन नंबर 5, have either of the two candidates been selected for the post of branch manager in the Indian Bank, right। अभी जो either होता है आपको ध्यान रखना स्टूडेंट्स, either के साथ और neither के साथ इंडेफिनेट प्रोनाउन की तरह ही होते हैं, ये भी वर्ब अपने साथ सिंगुलर लेते हैं, ठीक है। आपको इनके साथ हमेशा कौन सी वर्ब लगानी है, सिंगुलर। अब ये तो सिंपल सी बात है कि इधर इज होगा, इधर बॉय इज एब्सेंट, नीदर बॉय इज प्रेजेंट, राइट, तो आप इज लगा रहे हो, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे एक क्वेश्चन बना के दे रहा है। अब आपको पता है हैव ईदर, हैव तो प्लूरल होता है, जबकि ये तो सिंगुलर वर्ब लेता है, तो आपको ए पार्ट गलत करना है, यहाँ पे हैव की जगह आपको लिखना है पेपर में हैज और हैव का ऑल्टरनेट में से हैज सिंगुलर के साथ लिखा जाता है और हैव प्लूरल के साथ लिखा जाता है।
तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ हैव इट शुड बी हैज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में आया हुआ सवाल है ये, ठीक है। नॉर्मली तो देखो जी, जब कोई टीचर इंग्लिश को पढ़ाता है और बच्चे को जनरल फार्मूला जब हम बताते हैं तो सभी टीचर यही बोलते हैं कि सब्जेक्ट की पोजीशन पहले होती है, फिर उसके बाद जी वर्ब आती है और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। बट ये सिर्फ एक जनरल रूल है, जनरल फॉर्मेट है, ठीक है, कि सब्जेक्ट पहले आता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सब्जेक्ट की पोजीशन कहीं पे भी हो सकती है, ये जरूरी नहीं होता कि सब्जेक्ट पहले आएगा, ठीक है जी। सब्जेक्ट कहीं पे भी लिखा जा सकता है, कंपटीशन में कुछ भी हो सकता है, मिडिल में आ सकता है सब्जेक्ट, एंड में लिखा जा सकता है सब्जेक्ट को। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ो आप, ये एक जनरल फॉर्मेशन है, जनरल रूल है, बच्चे को सिखाया जाता है कि वर्ब से पहले लिखा जाने वाला वर्ड सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद लिखा जाने वाला वर्ड ऑब्जेक्ट होता है, राइट। जस्ट आउटसाइड द होटल इज 3 bars, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एज वेल एज क्राउडेड। अब देखो सब्जेक्ट वो चीज होती है, हमेशा याद रखो, बच्चों को दिक्कत होती है कि अब सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। अरे सब्जेक्ट वो चीज होती है जिसके बारे में हम बात करते हैं, अबाउट विच वी टॉक ऑफ, जिसके बारे में सेंटेंस में बात कर रहे हैं ना, वही सब्जेक्ट है। जिसमें बोलते हैं राम इज प्लेइंग हॉकी, हम राम की बात कर रहे हैं ना, कि राम हॉकी खेल रहा है, तो राम ही तो सब्जेक्ट हुआ, राइट। तो सब्जेक्ट पकड़ना भी एक आर्ट है, कला है, सब्जेक्ट को पकड़ना भी आर्ट है एक। अगर आपसे सेंटेंस का सब्जेक्ट पूछे तो कई बच्चे बोलने लगे जाते हैं सर द होटल सब्जेक्ट है। क्या हम इस सेंटेंस में होटल की बात कर रहे हैं कि जस्ट आउटसाइड द होटल इज 3 bars? अरे हम बात इसकी कर रहे हैं, 3 bars की बात कर रहे हैं, ना कि हम यहाँ पे होटल की बात कर रहे हैं, राइट। हम ये बोलना चाहते हैं कि होटल के आउटसाइड में 3 बार है, ठीक है, 3 bars है होटल के आउटसाइड, 3 bars, राइट। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये जो रूल है ना, ये रिवर्स कर रहा है इसमें। रिवर्स मतलब सब्जेक्ट को पीछे धकेल दिया इसने। एक्चुअल सेंटेंस क्या है, 3 bars आर जस्ट आउटसाइड द होटल, 3 bars इसमें सब्जेक्ट है, लेकिन उसको उल्टा करके दे रहा है। ये जो जस्ट आउटसाइड द होटल है, ये सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, दिस इज नॉट द सब्जेक्ट, राइट। ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है पूरा, और ये इस वर्ब का सब्जेक्ट है। तो 3 बार जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहां इज आएगा, यहां आएगा इट शुड बी आर। तो राइट सेंटेंस ये ऐसे बनेगा, जस्ट आउटसाइड द होटल आर 3 bars, क्योंकि बच्चा यहां पे उस सब्जेक्ट को कॉम्प्लिकेट कर रहा है, उस सब्जेक्ट को पीछे डाल के दे रहा है आपको, ठीक है, ताकि आप उसको सब्जेक्ट को नहीं पकड़ पाओ और आपको एरर भी पकड़ में ना आए। तो आपको ट्रिकी बनना है स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात है, यू नीड टू बी ट्रिकी ओवर हियर। आपको सिर्फ यही देखना है कि सब्जेक्ट वो चीज होती है जिसके बारे में हम वाक्य में बात करते हैं, वही सब्जेक्ट होता है। तो 3 बार सब्जेक्ट है तो आर कर दीजिए। नेक्स्ट 7th, पग्नेसियस, हिज पग्नेसियस डॉटर। आपको मैंने बेली रूट क्लास में मैं रूट वर्ड्स के थ्रू जब वोकैब करवाता हूं, ठीक है, तो एक अनाउंसमेंट भी करनी है मुझे इस क्लास में कि हम जो है आईबीएस में एक डिस्क्रिप्टिव कोर्स भी अनाउंस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों को रिकॉर्डेड फॉर्म में डिस्क्रिप्टिव कोर्स कोई बाय करना हो, ठीक है, तो एक उसका सेशन भी रहेगा यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। लेकिन जो बच्चे बिलिंग है, इनको लगता है, और वो जो डिस्क्रिप्टिव कोर्स बनेगा वो इस फॉर्मेट से बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि एसबीआई के एग्जाम में भी डिस्क्रिप्टिव आता है, आरबीआई के एग्जाम में भी डिस्क्रिप्टिव आता है, और पंजाब, हरियाणा और हिमाचल की जो हाई कोर्ट की पोस्टें निकली हैं उसमें भी डिस्क्रिप्टिव रहता है। तो जो बच्चे उस रिकॉर्डेड कोर्स को बाय करना चाहते हैं तो वो उसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम जल्दी ही लॉन्च कर रहे हैं उस कोर्स को। तो अगर आप टिपिकली कोई आपका ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको लगता है कि यार मेरा डिस्क्रिप्टिव भी मेन है उसमें और मेरे को उसमें प्रॉब्लम है, तो वो बच्चा उस कोर्स को जल्दी ही आईबीएस से बाय कर सकता है, ठीक है। उसका रिकॉर्डेड फॉर्म में हम एक कोर्स तैयार कर रहे हैं, ठीक है, तो यू कैन बाय दैट पर्टिकुलर कोर्स, राइट। तो बोल रहा पग्नेसियस, मैंने एक रूट पढ़ाई थी स्टूडेंट्स क्लास में, जैसे मैंने एक रूट पढ़ाई थी बेल और बेली, ठीक है। तो ये मैं जिन बैचेस में मैं पढ़ाता हूं तो उनमें मैं ये रूट ऑलरेडी पढ़ा चुका, बेल और बेली। तो मैंने बताया था ये जो दोनों वर्ड है बेल और बेली, जो रूट होती है, इट इज रिलेटेड टू फाइट बेसिकली, ठीक है जी। ये फाइट को डिनोट करती है, वॉर को डिनोट करती है, युद्ध, लड़ाई, झगड़ा। तो एक बंदा होता है जिसको बोलते हैं बेलिकोस, राइट। एक और इसके लिए एक और वर्ड भी होता है बेलिजरेंट,
क्योंकि हमें पता है कि इसमें बेली रूट आ रही है, इसमें भी बेली रूट आ रही है, तो ऑब्वियस है ये वो पर्सन होते हैं जो हमेशा फाइट के लिए रेडी रहते हैं। Those people who are always ready to fight are called bellicose or belligerent people, right? तो अब ये जो bellicose और belligerent है, ये तो हमने रूट से पकड़ लिया क्योंकि हमें पता है बेली रूट आ रही है, इसमें तो फाइट को रिलेट कर रहे हैं। बट हर वर्ड पे रूट नहीं चलती, कई बार क्लासेस में भी बता चुका हूं, बिना रूट वाले वर्ड्स भी होते हैं, जिसमें से एक ये वर्ड है पग्नेसियस। तो बॉइस्ट्रियस भी बोलते हैं जो लोग ऐसे होते हैं जो बहुत झगड़ा करते हैं, हमेशा झगड़ा करने के मूड में रहते हैं, दीज पीपल आर आल्सो कॉल्ड बॉइस्ट्रियस, right? These people are also called pugnacious. बट इन दो शब्दों में कोई भी रूट नहीं है, बिना रूट के वर्ड है ये। These people are also ready to fight. ये भी हमेशा झगड़ा करने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है? तो यही बोलना चाह रहा है, उसकी जो झगड़ालू जो डॉटर है, his pugnacious daughter always। अब जब his pugnacious daughter तो कोई एक है ना, तो डू कैसे लिखेंगे? डज आएगा यहाँ पे, राइट? तो आंसर है हमारा बी, इट शुड बी डज, इंस्टेड ऑफ डू इट शुड बी डज। तो देखो ये आपका ग्रामर का पकड़ है, ठीक है? ग्रामर की आपकी कमांड है कि कितना आप उसमें स्ट्रांग हो, ग्रामेटिकली आप कितने साउंड हो, तब चीजों को जल्दी आप हिटिंग करते चलोगे, ठीक है? ऐसे कई देखो रेशो होती है, पेपर जब आता है तो उसमें हर चीज ही टफ नहीं देगा, हो सकता है उसमें एरर वाला पार्ट थोड़ा इजी डाले, फिलर वाला पार्ट थोड़ा औखा डाले, टफ डाले, या हो सकता है फिलर के क्वेश्चन थोड़े इजी रहे या एरर के क्वेश्चन आपका थोड़ा टफ रहे, तो कुछ भी वेरी हो सकती है चीजें। तो आपको ग्रामर हर जगह एज देगा। ग्रामर आपका रीअरेंजमेंट भी इंप्लीमेंट होता है, पैराजम्बल्स पे भी वो अपनी इंप्लीमेंटेशन करता है ग्रामर, उसकी इंप्लीमेंटेशन आपकी क्लोज टेस्ट पे भी रहती है, क्योंकि सारे ऑप्शंस आपको वोकैबुलरी बेस्ड नहीं मिलते वहां पे, कुछ ऐसे ऑप्शंस भी होते हैं जो ग्रामेटिकल बेस्ड होते हैं, है ना? कई बार पहले भी बताया है कि कहीं भी क्लोज टेस्ट में आप पैसेज पढ़ रहे हो, आपने देखा है कहीं पे टू आ रहा है और उसके बाद ब्लैंक दिया है ना? टू के बाद आपको कुछ भरने को दे रहा है और चार आपको ऑप्शन दे रहा है उसमें, तो आपको पता है आफ्टर टू तो हमेशा वर्ब आएगी, एक ग्रामर वाली ऑप्शन मानते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है? जब भी आपको जब क्लोज टेस्ट पढ़ते हो, 5 ऑप्शंस आपने देखी तो उसमें चेक करो ग्रामर वाली ऑप्शंस कितनी है। पहले तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि टू के बाद यार हमेशा ही B1 लिखी जाती है, और जो ग्रामर वाली ऑप्शंस होती हैं स्टूडेंट्स, उसके लिए हमें स्टार्टिंग में पैसेज क्या बोल रहा है, उसके बाद वो क्या बोल रहा है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। वैसे तो बोलते हैं ना कि पैसेज को पहले पूरा पढ़ो, उसका जिस्ट निकालो, पैसे पॉजिटिव में जा रहा है नेगेटिव में जा रहा है, लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए एक बात बता दूं, जो ग्रामेटिकल ऑप्शंस होती है उसके लिए अर्लियर फॉर्मर और लेटर जो पार्ट होता है, बाद वाला जो पार्ट होता है, उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती, हमें डायरेक्ट वहां पे वर्ब बिठानी होती है। उसमें क्या वो बोलना चाह रहा है शुरू में, क्या वो बोल रहा है बाद में, उसका कोई लेना देना नहीं होता। तो ग्रामर वाली अगर 5 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं क्लोज टेस्ट का, 5 मार्क्स का आ रहा है, तो उसमें 2 ऑप्शन ग्रामर वाली होती है, 3 ऑप्शन उसमें आपकी वोकैबुलरी वाली होती है, ठीक है? सिमिलरली फिलर्स में भी ऐसे होता है, फिलर्स में भी ग्रामेटिकल ऑप्शंस हिट होती हैं, ग्रामर वाली ऑप्शन के भी 2 फिलर डालेगा, 3 वोकैब वाले डालेगा, ऐसे मिक्स करके देता है ना वो। तो आप इस बात को समझिए, हर चीज ग्रामर मतलब वोकैब पे नहीं जाएगी, दोनों का मिक्सचर है। तो यहाँ डज आएगा स्टूडेंट्स, आंसर हमारा बना बी। चलो 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बच्चा पढ़ेगा ईच, बच्चा बोल देखेगा बॉय आ रहा है, गर्ल आ रहा है, मैन आ रहा है, वुमेन आ रहा है, ठीक है? तो हम तो सोचेंगे यार ये तो प्लूरल है, लड़का लड़की आदमी औरत, ये तो बहुत सारे हो गए, तो बच्चा तो सोचेगा भाई ये तो प्लूरल जा रहा है, प्लूरल जा रहा है तो अपर और वर्ब को ठीक लिखा जा रहा है। लेकिन आपको पता होगा, आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, ईच, एवरी, एवरीवन, someone, no one, anyone, anybody, somebody, nobody, everybody। अब अगर मैं आपसे पूछूं somebody is singular or plural, तो बच्चे को 1% भी डाउट नहीं होता, स्टूडेंट एकदम से बोल देता है सर somebody तो कोई एक है जी, anybody भी कोई एक है, nobody भी कोई एक है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि everybody कितने होते हैं, तो बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि शायद everybody ज्यादा होते होंगे। नहीं, ये सारे सिंगुलर होते हैं। हमेशा याद रखना, इंडेफिनिट प्रोनाउंस को सिंगुलर की अजम्पशन लगती है, हमेशा इसको ही मान के चलना है। इस लिस्ट में ईच और एवरी वर्ड भी रखे जाते हैं, ईच एंड एवरी आर आल्सो कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउंस, राइट? तो जब भी आपने यहाँ बॉय, इसको नहीं देखना है, हमारा सब्जेक्ट ही है और इसको हम ही मानेंगे, राइट? इसको जब हमने ही माना तो क्या आगे जाके ही के साथ आप गो लिखोगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में पता है ही के साथ V5 लिखी जाती है, बेस फॉर्म तो प्लूरल होती है, वो तो प्लूरल नंबर के साथ लिखी जाएगी, ठीक है? तो ये V5 लेता है, V5 में क्या बन जाता है? गो का गोस।
अब अगर यहाँ गोज आ रहा है तो हमें पता लग गया कि हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो इनकरेक्ट है, इट शुड बी अप्रोवर्स, यहां पे होना चाहिए अप्रोवर्स, राइट, ये आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब कई स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में अ ग्रेट मैनी पे ही एरर करने लग जाते हैं कि अ ग्रेट मैनी शायद यहाँ पे रॉन्ग है, बट आपकी नॉलेज के लिए बता दूं ये मैनी का डिफरेंट रूप है ये, ठीक है, मैनी के 3-4 रूप हैं। अब मैं बोलता हूं मैनी स्टूडेंट्स हैव क्लियर्ड द एग्जाम। अगर इस क्वेश्चन में यहाँ हैज देता तो आप एकदम से क्लिक कर जाते कि सर मैनी स्टूडेंट्स प्लूरल है तो हैज कैसे आएगा, हैव आएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल रूप है मैनी का, ये बहुत साधारण रूप है मैनी का जो हर बच्चा इसको क्लिक कर जाएगा। एवरीबॉडी कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि सर इसमें हैव आएगा, प्लूरल है मैनी, राइट। लेकिन मैनी के थोड़े अलग रूप भी होते हैं, इसके थोड़े डिफरेंट रूप भी होते हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं अ गुड मैनी, a good many students have cleared the exam। अब ये वाली चीज जो लिखी है ये सेम है ये। अब ये मत सोचना कि यार ये तो सुना नहीं हमने, आपने नहीं सुना है वो अलग बात है, लेकिन ये मैनी के डिफरेंट रूप है। मैनी स्टूडेंट्स और गुड मैनी स्टूडेंट्स बोथ आर सेम थिंग्स, इसमें कोई फर्क नहीं है, ये दोनों सही है। चाहे आप इसकी जगह ये लिख दो अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स have cleared the exam, right। अब ये तीनों रूप बिल्कुल सेम है स्टूडेंट्स, कभी भी कंफ्यूज मत होना, लेकिन पेपर में ये वाला रूप बहुत कम आता है, ये ज्यादा आने के चांसेस, जैसे कि सेंटेंस बनाया। अब अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स, अगर मेनी स्टूडेंट्स है तो फिर ऑब्वियस हमें एरर यहाँ पे मिल गई, हमें पता है यहाँ हैव आएगा। अब अगर मेनी स्टूडेंट्स के साथ हैव लिख रहे हैं तो देखो तीनों सेंटेंस में मैंने हैव ही तो लिखा, राइट। तो ये डिफरेंट उसके रूप है, तो आपको ये भी इसको पता ध्यान रखना है कि गुड मैनी भी स्टूडेंट्स भी सही है, गुड मैनी भी सही है, ग्रेट मैनी भी सही है, मैनी भी सही है अकेला। इसका एक चौथा रूप और भी होता है, कहीं पे ये आ जाए पेपर में तो ध्यान रखना, ये भी बहुत आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वैसे ये है लास्ट वाला। ये अलग बात है कि यहाँ पे ग्रेट मैनी वाला क्वेश्चन डाल दिया इन्होंने, ठीक है, बट मैनी अ करके एक अलग डिफरेंट रूप है, इसका स्ट्रक्चर इन तीनों से मैच नहीं होता, इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है इन तीनों से। जब भी मैनी के साथ आर्टिकल ए गिवन हो और आगे लिखा जाए स्टूडेंट्स, तो पहली बात तो ये स्टूडेंट्स गलत है, अगर ये मैं एस लिख दूं तो रॉन्ग है। मैनी अ के साथ ये नाउन हमेशा सिंगुलर लिखा जाता है, पहली बात ये ध्यान रखना। अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स लिखा, अ गुड मैनी स्टूडेंट्स लिखा, अब मैनी स्टूडेंट्स लिखा तो चलेगा, लेकिन मैनी के साथ ए आएगा तो नाउन कभी प्लूरल मत लिखना गलती से। मैनी अ स्टूडेंट इज टेकिंग एजुकेशन हियर, इज टेकिंग एजुकेशन हियर, राइट। तो अब हमने देखा कि यहाँ पे वर्ब का भी खेल अलग हो गया, यहाँ हैव लग रहा है प्लूरल, लेकिन यहाँ पे हमें वर्ब लगानी है हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, मैनी ए के साथ कभी भी मैनी के साथ आर्टिकल ए आए तो पहली बात आपको नाउन हमेशा सिंगुलर लिखना है और हेल्पिंग वर्ब को भी आपको सिंगुलर फॉर्म में ही लिखना है, प्लूरल नहीं लिखोगे आप। तो मैंने एडिशनल बातें यही होती है लर्निंग। हमारे सामने एक क्वेश्चन था लेकिन मैंने आपको इसके सारे फंडे बता दिए कि कैसे कैसे आपको मैनी को हिट करना है। मैनी ए वाला रूप सबसे ज्यादा पूछा जाता है इसका, ठीक है जी। चलिए आई होप आपको समझ आ रहा है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 10, द मैनेजर सेज दैट, प्रेजेंट में चल रहा है, देयर इज मेनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। आपको पहले भी कई बार क्लास में बताया कि ये जो देयर होता है इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके साथ कौन सी वर्ब आएगी वो अगला नाउन डिसाइड करता है।
देखो यहाँ क्या आ रहा है, मेनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। अब मेनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स तो प्लूरल है। अब मैं बोलता हूं देयर इज अ बॉय, सही है, क्योंकि अ बॉय सिंगुलर था तो हमने पीछे इज डाल दिया, ये है सब्जेक्ट एक्चुअली, राइट। और मैं बोलता हूं देयर आर मेनी बॉयज। अब क्या मैं इज लिख सकता हूं? नहीं, क्योंकि ये जो अगली चीज है प्लूरल है, तो इसके हिसाब से यहाँ आर आ गया। अब मेनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है तो ऑब्वियस है यहाँ इज थोड़ी आएगा, आर लिखा जाएगा, प्लूरल वर्ब आएगी आर। तो 10th का बी है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 11th एडवर्ब के क्वेश्चन है। चैप्टर है एडवर्ब, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। बहुत क्वेश्चन आते हैं, लगना होता है सिमिलरली, लिख के दे देगा सिमिलर, लगना होगा क्लियरली, लिख के दे देगा क्लियर। वर्ब को जब भी डिस्क्राइब करने की बात होगी वहां पे कभी भी एडजेक्टिव नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, वहां पे हमेशा एडवर्ब ही लिखी जाएगी, वो एडजेक्टिव लगा के देता है। तो पहला 11th क्वेश्चन बोल रहा है द कल्प्रिट्स, कल्प्रिट्स प्लूरल है और प्रेपोजिशन आ गई, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। तो ये सब्जेक्ट हो गया, द कल्प्रिट्स ऑफ द बॉम्ब एक्सप्लोजन। अब ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हैव ठीक लिखा जा रहा है, हैवंट बीन डिस्कवर्ड येट, इस वाक्य में कोई एरर नहीं है। This particular sentence is absolutely correct. Why? Because subject is plural. Accordingly यहाँ पे verb plural लिखी जा रही है, ठीक है, तो सही है। Question number 12. Who can believe that she was not hardly hit by the death of her son? थोड़ा mental ability का क्वेश्चन बना दिया है। पहली बात तो hardly नेगेटिव होता है, ठीक है, hardly is negative, until is negative, unless is negative, lest is also negative, seldom is negative, prevent is negative, forbade is negative। ये सारे नेगेटिव वर्ड्स की जो लिस्ट होती है इनके साथ यही पढ़ा होता है बच्चे ने कि इनके साथ नॉट नहीं लिखते, इनके साथ कभी भी नॉट को नहीं लिखा जाता, राइट। बट अगर हम यहाँ पे इसको नॉट को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं तो क्या ये सही हो जाएगा? देखो मीनिंग सिर्फ रूल ही लगाने से आपका आंसर नहीं आता, कई सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जहां पे रूल रेगुलेशन तो ठीक लग जाता है लेकिन उसका जो मीनिंग होता है ना वो इलॉजिकल आता है। तो आपका जो सेंटेंस है यही तो है लैंग्वेज, इसी को तो बोलते हैं ना अंडरस्टैंडिंग, कि आपको सिर्फ रूल लगाना नहीं आना चाहिए, है ना, कि भाई मैंने रूल तो रेगुलेशन फिट बिठा दिया, मीनिंग चाहे उसका जो मर्जी बने, तो ऐसे तो नहीं होगा ना, मीनिंग भी लॉजिकल आना चाहिए ना आपके, राइट। तो आपका आंसर दो तरह से सही निकलना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। एग्जाम की अगर हम बात करें, आपका आंसर ग्रामेटिकली भी करेक्ट होना चाहिए, प्लस आपका मीनिंग जो आप वाक्य का निकाल रहे हो वो लॉजिकली मीनिंग भी आना चाहिए। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं नॉट हटा दिया, रूल ये था कि हार्डली नेगेटिव है तो भाई नॉट नहीं आता, इसके साथ काट दिया, तो क्या ये सही बन जाएगा? हु कैन बिलीव दैट शी वाज हार्डली हिट बाय द डेथ ऑफ हर सन, ठीक है, हार्डली होता है मुश्किल से, तो ये शायद ये मीनिंग गलत जाएगा। हु कैन बिलीव, कौन विश्वास कर सकता है दैट शी वाज हार्डली हिट बाय द डेथ ऑफ हर सन, कि मुश्किल से ही मतलब उसको फर्क पड़ा होगा, तो ये हार्डली ही ड्रॉप होगा। स्टूडेंट यहाँ पे नॉट मत काटें आप, ठीक है, अगर मैं इस नॉट को काटता हूं तो ये मीनिंग इलॉजिकल जाएगा, नॉट रहेगा, हार्डली कटेगा। अब पढ़ के देखो, हु कैन बिलीव दैट शी वाज नॉट हिट बाय द डेथ ऑफ हर सन, मतलब ऐसा कौन बंदा है जो ये विश्वास नहीं करेगा कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ा था, शी वाजंट हिट बाय द डेथ ऑफ हर सन, है ना। जब किसी के सन की डेथ होती है तो फर्क तो हर माँ को पड़ता है ना, ऐसा तो कोई माँ नहीं है जिसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो मीनिंग गलत हो जाएगा कि उस मुश्किल से ही पड़ा होगा उसको फर्क, है ना, तो वो मीनिंग गलत चला जाएगा, तो इसलिए हार्डली कटेगा यहाँ। चलो 12 देखें, इवन इफ ही हैड द मनी, इवन इफ ही हैड द मनी। अब आपको पता होगा एक फर्स्ट फॉर्म होती है, एक सेकंड होती है, एक थर्ड होती है, एक V4 होती है, एक V5 होती है, V3 के बाद V4 आएगी और फिर आगे जाके V5 आएगी, राइट। अब ये जो हैव होता है इसकी लिख दी मैंने एक्चुअली, ठीक है, तो जो हैव होता है V4 क्यों लिख रहा हूं, हैव बेस फॉर्म है, प्लूरल में लिखी जाती है बेस फॉर्म हमेशा, बेस फॉर्म इज ऑलवेज प्लूरल, सेकंड फॉर्म इज पास्ट फॉर्म इज हैड, थर्ड फॉर्म इज आल्सो हैड, इट्स फोर्थ फॉर्म इज हैविंग एंड इट्स V5 इज सिंगुलर, ये सिंगुलर है। अब ये हैड लग रहा है, ही के साथ हैड लग रहा है, सब्जेक्ट के साथ मतलब हैड लिखा जा रहा है, हैड V2 में भी, हैड V3 में भी, तो ऑब्वियस है मेन वर्ब ही V2 पास्ट इंडेफिनिट में आती है, तो ये V2 है, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट प्लस V2 हो गया तो सिंपल पास्ट हो गया, सिंपल पास्ट के साथ मॉडल की इंडेफिनिट फॉर्म में लिखी जाती है, ठीक है, तो इसमें नो एरर।
सिंपल पास्ट के साथ मॉडल का इंडेफिनिट फॉर्म लिखा जाता है। अगर यहाँ पास्ट परफेक्ट होता है, इफ ही हैड द मनी, तो फिर वुडंट हैव बॉट आता आगे, तो फिर पास्ट परफेक्ट लिखा जाता है, राइट। तो ये थोड़ा ध्यान रखना आपने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कोई एरर नहीं था। 14th, हार्डली शी लाइक्स टू हियर माय नेम आफ्टर द डिस्प्यूट्स व्हिच अकर्ड बिटवीन अस लास्ट ईयर। तो एक्चुअली स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब हम एडवर्ब पढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर एक चैप्टर होता है छोटा सा, उसका सब टाइप्स है एक उसके अंदर, उसको बोलते हैं इंग्लिश में इन्वर्जन, इन्वर्टेड फॉर्म, ठीक है जी। इंटरोगेशन और इन्वर्टेड फॉर्म में डिफरेंस है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंट्रोगेशन एंड इन्वर्टेड फॉर्म। इंट्रोगेशन क्या होती है, छोटी क्लास से हमने पढ़ा है, जब भी कभी हमें टीचर बताते हैं तो वो बोलते हैं बेटा जब ऑक्सिलरी वर्ब लिखोगे उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब सेम होता है, हेल्पिंग वर्ब लिख लो चाहे ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जब भी सब्जेक्ट आएगा और फिर आप जब अदर वर्ड लिखोगे तो एंड में बेटा हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाना, क्योंकि आप उसको सवाल बना रहे हो। आर यू गोइंग देयर, क्वेश्चन मार्क लगाओगे ना पीछे। आपने हेल्पिंग वर्ब पहले बोली आर यू गोइंग देयर, लेकिन ये जो मैं आपको चैप्टर बता रहा हूं इन्वर्जन, इसमें ऐसा नहीं होता, एडवर्ब के साथ चलता है, राइट। इन्वर्जन में ऐसा नहीं होता। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ रहे हो, ग्रेजुएशन लेवल की बातें आपको आनी चाहिए, ठीक है। 10+2 वाली बातें भूल जाओ। ऑफिसर लेवल की पोस्ट लेनी है तो भाई उसमें आपको अपना लेवल बनाना पड़ेगा, आपको इन बातों पे, कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा, कहाँ पे फंडे छुपे हुए हैं, राइट। तो इन्वर्टेड फॉर्म जो होती है, इन्वर्जन जो होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, फिर सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर आप अदर वर्ड लिख दोगे, लेकिन एंड में आप फुल स्टॉप लिखोगे, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे, राइट। यही डिफरेंस होता है इंट्रोगेशन में और इन्वर्जन में। तो अब ये हमें देखना है कि इन्वर्जन इंग्लिश में कहां कहां पे इंप्लीमेंट किया जाता है। बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जहां पे इन्वर्जन लगता है, उसी में से एक ऐसी सिचुएशन है जो कंजंक्शन है, दो कोरिलेटिव कंजंक्शन है, एक हार्डली। पहली बात तो हार्डली का जो पेयर होता है, ठीक है, उसके साथ व्हेन भी आ जाता है, लेकिन हार्डली सिंपली एडवर्ब का काम भी करता है। तो हार्डली शी लाइक्स टू हियर माय नेम, या शी हार्डली लाइक्स, शी हार्डली लाइक्स कर रहा है, हार्डली को बाद में लिखो, ठीक है। शी हार्डली लाइक्स, हार्डली का के चलते ना थोड़ा सा ध्यान रखना आपने, ये एडवर्ब का काम भी करता है या कंजंक्शन का काम भी करता है। मैं वो जो बात बताने वाला था वो कंजंक्शन की थी, क्योंकि मैंने अब देखा है तो एज ए एडवर्ब काम कर रहा है, यहाँ पे वैन तो कहीं आ ही नहीं रहा। हम पढ़ते हैं ना कि हार्डली के साथ वैन लगता है, कि हार्डली जो कनेक्टर होता है कंजंक्शन, उसका पेयर होता है, उसका फॉलोअर होता है वैन। ये तभी वैन लगता है जब आप उसको एज ए कंजंक्शन यूज करते हो। यहाँ पे हार्डली मुश्किल से है, तो शी हार्डली शी लाइक्स गलत है, शी हार्डली लाइक्स करो, यहाँ पे ए आंसर है। ये एडवर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे, ना कि कंजंक्शन। अब ये आ गया आपका इन्वर्जन वाला। बाय डिस्कसिंग जो वर्ड है इसको पहले लिखो, बाय डिस्कसिंग ओनली विद द ऑफिसर कंसर्न्ड। स्ट्रेस वाली बात होती है, बाय डिस्कसिंग ओनली विद लिखना है, ओनली विद को आप बाद में लिखिए बाय डिस्कसिंग, ठीक है, बाय डिस्कसिंग ओनली विद द ऑफिसर कंसर्न्ड, राइट। चलिए नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। Every member of the family is addicted to drinking and so Asha is, ये inversion, so Asha is या so is Asha, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। इंट्रोगेटिव फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा, सॉरी, बट क्वेश्चन मार्क नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन फॉर्म लगाने की आदत बनी है, तो मैंने लिख दिया, फुल स्टॉप लिखा जाएगा, so is Asha। ये इंट्रोगेशन नहीं है, ये सिंपल है, इसको ऐसे लिखेंगे, इज को पहले लिखेंगे फिर सब्जेक्ट लिखेंगे तो इंट्रोगेशन है। इंट्रोगेशन मींस इन्वर्टेड फॉर्म है। नेक्स्ट 17, विकास सेड पास्ट टेंस दैट यू हैड गिवन 75 रुपीज टू योर सन। बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं। सेंस के अकॉर्डिंग इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस चल रहा है, ठीक है। विकास सेड दैट यू हैड गिवन 75 रुपीज टू योर सन, एब्सोल्युटली करेक्ट है जी। Question number 18th, he was very tired of work so he said he wouldn't accompany us. So he was very tired of work so he said, was में चल रहा है तो said में भी ठीक लिखा हुआ है, कोई एरर नहीं, सही है। 19th, she had been extreme interested, देखो ये है वो बात, इंटरेस्टेड वर्ब को डिस्क्राइब करेगी एडवर्ब, लगा रहा है एडजेक्टिव, एक्सट्रीम लगा रहा है, जबकि क्या हो गया एक्सट्रीमली। इट शुड बी एक्सट्रीमली ओवर हियर, राइट। आंसर बना हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 20, ही वॉज सो इमोशनल
इमोशनल स्टेबल या इमोशनली स्टेबल? इट शुड बी इमोशनली स्टेबल could be the right answer. Next, preposition. Find out the error in each of the following. वो सेम ही डायरेक्शन 21st क्वेश्चन 25 क्वेश्चन करने हैं आज हमने, 40 है इसमें शायद, ठीक है। तो एक इसका सेकंड पार्ट और रहेगा एरर ओमिशन पे, मिक्स क्वेश्चंस हैं ये थोड़े से। She always insists that she prefers to go to, अब ये डबल इन्फिनेटिव लगा रहा है यहाँ, prefers या to यहाँ आ रहा है, यहाँ पे भी to आ रहा है और आगे भी to लगा रहा है। तो she prefers to go to hotel, ठीक है। तो यहाँ पे जो डबल इन्फिनेटिव लगा रहा है, she always insists that she prefers, अब prefers के साथ to यहाँ आ गया, then तो आएगा नहीं। She prefers to go hotel, ये to यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए, इसको लगाने की जरूरत नहीं है। She prefers to go hotel to stay anywhere, ऐसे बनेगा। आगे, there appears to be very little relation between the three beings. Three beings of party है तो यहाँ between नहीं आएगा स्टूडेंट्स, among लिखा जाना चाहिए। It should be among over here, क्योंकि more than two के लिए हम लिखते हैं among, और आगे कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट क्या आता है among। 23rd, while she was going from office, a ruffian attacked on her with a dagger. डैगर जो वर्ड होता है इसका मीनिंग होता है अ लॉन्ग नाइफ, एक लंबा जो चाकू होता है, छुरा होता है, उसको डैगर बोलते हैं, राइट। तो डैगर मींस अ लॉन्ग नाइफ। ये जो अटैक वर्ब होती है एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसके साथ हम प्रेपोजिशन ऑन नहीं लगाते, तो आंसर बनेगा हमारा डी, ठीक है। ये कुछ वर्ब्स हैं स्टूडेंट्स, आप इनको नोट कर सकते हो। टोल्ड के साथ टो नहीं लिखा जाता, एंटर के साथ इनटू नहीं लिखा जाता, बट एंटर वर्ब का एक्सेप्शन भी है, ध्यान रखना है। अगर फिजिकल एंट्रेंस की बात कर रहे हो, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल एंट्रेंस, तो एंटर के साथ इनटू नहीं आता। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सम अदर केसेस लाइक एंटर इनटू न्यू बिजनेस, न्यू इरा, न्यू रिलेशनशिप, तो फिर आप उसके साथ इनटू लिख सकते हो। और भी वर्ब्स हैं जिसमें डिस्कस का हमेशा ध्यान रखिए, काफी बार एसएससी वालों ने इस पे क्वेश्चन किया, बैंक इस पे सवाल करते हैं। डिस्कस और डिस्क्राइब, इन दोनों वर्ब का हमेशा ध्यान रखिए, इनके साथ कभी भी अबाउट मत लगाएं गलती से। रिसेंबल वर्ब का ध्यान रखिए, रिजेंबलिंग, रिजेंबल वर्ब कभी अपने साथ विद प्रेपोजिशन नहीं लेती, ठीक है। एम्फेसाइज ऑन नहीं होता, इंक्वायर इनटू होता है, इन्वेस्टिगेट इनटू भी होता है, सॉरी लुक इनटू भी होता है। लुक इनटू एंड इंक्वायर इनटू इज करेक्ट, बट इन्वेस्टिगेट इनटू कभी नहीं होता। तो इन्वेस्टिगेट का भी ध्यान रखिए, मैं यहां लिख देता हूं, इन्वेस्टिगेट के साथ कभी इनटू मत लगाएं। द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड द केस, ऐसे बोलोगे ना, द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड द केस, राइट, इनटू नहीं लगाएंगे उसके साथ। प्रोटेस्ट अगेंस्ट करेक्ट, वायोलेट अगेंस्ट भी नहीं होता, इसका भी ध्यान रखना, ये भी बैंक के एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है। दोज हु वायोलेट अगेंस्ट द लॉ, तो वायोलेट एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ कभी भी अगेंस्ट नहीं लिखा जाता, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट 24, द प्लान वाज टू गो फॉर द सर्कस बट ओइंग टू सर्टेन हिंड्रेंसेस इट फेल्ड, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पास्ट में चल रहा है। was to go for the circus but owing to certain hindrances it failed, पास्ट ही लिखा जा रहा है, ठीक है। 25, the invitation card says that Ram marries with Sita। एक बात आपको बता दूं, ये जो मैरी वर्ब होती है या मैरिड वर्ब होती है, चाहे आप मैरिज लिख लो, वो तो राम सिंगुलर है, उसका नंबर सिंगुलर है, तो उसका मैरिज लिख रहा है, ठीक है, मतलब एसोरियस लगा रहा है। चाहे आप पास्ट फॉर्म में इसके साथ मतलब ईडी लगा दो, मैरिड लिख लो, राइट। तो मैरिज और मैरिड दो जो मतलब मैरिज जो वर्ब होती है, मैरिड जो वर्ब होती है एक्टिव वॉइस में, अगर स्टेटमेंट एक्टिव वॉइस में हो तो इसके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगती, नो प्रेपोजिशन, ना विद ना टू, कुछ नहीं लगाना।
राइट, तो इसके साथ विद को हटा दीजिए सी। लेकिन अगर स्टेटमेंट पैसिव में हो तो इसके साथ टू लिखा जाता है, ये ध्यान रखना। 26 the great actress was angry with the treatment during the birthday party। अब ये जो एंग्री वर्ब होती है, एक एंग्री वर्ब है, कॉन्सेप्ट है जी, ये प्रेपोजिशन के कॉन्सेप्ट है। एक एनॉयड वर्ब होती है, एनॉय, इसके साथ दो प्रेपोजिशन लगती हैं, ध्यान रखना। विद लगाते हो, इन दोनों वर्ब का सेम कॉन्सेप्ट है। एंग्री के साथ आपको एनॉय भी बता रहा हूं। अगर लिविंग बीइंग से कोई पर्सन नाराज है, अब यहां तो ग्रेट जो एक्ट्रेस है वो किससे एंग्री विद थी? ट्रीटमेंट से, ना कि किसी पर्सन से, तो विद लगता है लिविंग में, समवन की केस में। लेकिन यहां तो समवन नहीं है, यहां तो समथिंग है, ठीक है, तो फिर लगाते हैं एट लगाते हैं समथिंग की केस में। जब आप बात नॉन लिविंग की कर रहे हो तो वहां पे आप एट लिखोगे, विद नहीं आएगा स्टूडेंट्स। यहां पे आंसर बना हमारा बी, इंस्टेड ऑफ विद इट शुड बी एट, राइट। चलिए, 4 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग। द सेंट्रल गवर्नमेंट decided to write off the debts of the farmers who were below the poverty line। So write off doesn't make any sense, यहां O double F लिख, ठीक है। The central government decided to write off the debts of the farmers who were below the poverty line। माफ करना, राइट ऑफ मीन्स जैसे वेव कर देते हैं, है ना, लोन वगैरह जो होते हैं लोगों के, उनको वेव ऑफ कर दिया जाता है, तो राइट ऑफ लिखो यहाँ पे। डेट्स मतलब जिनके कर्जे हैं उनके। 28 the class teacher and his wife were invited for the birthday function at my home। ठीक है, इनफॉर्मल लैंग्वेज में स्टूडेंट्स हमें ऐसा लगता है कि ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है। हम कभी गौर भी नहीं करते इन चीजों को, बिकॉज हम इनफॉर्मल लैंग्वेज में बोल देते हैं हाय ब्रो, हाय सिस, चलता है, ठीक है। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो स्पीकिंग में अक्सर जो सही लगता है ना, वो रिटर्न में अक्सर रॉन्ग होता है, ठीक है। तो ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीजें गलत होती हैं एब्सोल्युटली, लेकिन स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है वो सही है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है, इनवाइटेड के साथ फॉर नहीं लिखा जाता है, इनवाइटेड के साथ लिखा जाता है प्रेपोजिशन ऑन, सॉरी टू, इनवाइटेड टू होता है, ओके। एक और वर्ब मैं यहां लिख रहा हूं, ये भी काफी बार पूछी जाती है, कॉन्ग्रेचुलेट। कॉन्ग्रेचुलेट के साथ भी मोस्टली लगता है कि फॉर आएगा, ठीक है। आप बोलते हो आए कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम। अब अगर इतना ही बोलना हो तो यहां तक तो हमें कोई प्रेपोजिशन लगाने की जरूरत भी नहीं है, भाई मैंने उसको मुबारकबाद दे दी। लेकिन अगर आपको रीजन भी मेंशन करना है कि आपने किस लिए, देखो मुबारकबाद कॉन्ग्रेचुलेट तो आप किसी पर्पस से करोगे ना, हो सकता है किसी की न्यू वेडिंग हुई है, शादी हुई है, तो आप उसको मुबारकबाद दे रहे हो, ठीक है। तो किसी ना किसी को, किसी का रैंक बहुत अच्छा है तो आप किसी को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो। सो आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, यहां पे प्रेपोजिशन भरने को आए, हिज ब्रिलियंट सक्सेस, his brilliant success, राइट। तो यहां पे भरेंगे ऑन। हमेशा देखना इसका फॉर नहीं लगाते स्टूडेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, ध्यान रखना। 29th yesterday while crossing the road he was run out by a car। फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है, डी। रन आउट भी एक फ्रेजल वर्ब होती है, बट रन आउट का जो मीनिंग है कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैच नहीं हो रहा, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट कुछ और चल रहा है, ये लगा के गलत फ्रेजल वर्ब दे रहा है। रन आउट इकोनॉमिकली काफी यूज किए जाते हैं, ठीक है, आर्टिकल्स में, बैंकिंग के एग्जाम्स में काफी रन आउट, कई बार आर्टिकल्स में कॉम्प्रिहेंशन में या अलग से इसके ऊपर ही फ्रेजल वर्ब का सवाल पूछ लेता है। सो रन आउट का मीनिंग तो हो जाता है स्टूडेंट्स लैक, किसी चीज की कमी होना, लैक ऑफ समथिंग, राइट। लेकिन क्या हम यहाँ इस सेंटेंस में किसी लैक की बात कर रहे हैं? नो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी टाइप ऑफ लैक। तो यहां पे आएगा फिर रन ओवर, जिसका मीनिंग होता है टू हिट करना, किसी को कुचल देना, राइट। तो बोल रहा है जब क्रॉसिंग द रोड, जब कोई रोड क्रॉस कर रहा था तो ही वाज रन ओवर बाय अ कार, उसके ऊपर मींस कार के द्वारा उसको टक्कर मारी गई या कार ने उसको कुचल दिया, इस कॉन्टेक्स्ट में बोलना चाह रहे हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन है जी आज का। सीता एडवाइज टू हर सन नॉट टू प्ले विद द फुटबॉल ऑन द रोड। सीता एडवाइज्ड, क्या एडवाइज के साथ टू आएगा? सीता एडवाइज्ड हर सन या सीता एडवाइज टू हर सन? एडवाइज्ड आएगा,
ठीक है, नॉट टू प्ले विद द फुटबॉल, राइट। तो आंसर बनेगा इसका जी ऑप्शन नंबर ए। 30 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट जो सेशन रहेगा हमारा उसमें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम बैंकिंग से रिलेटेड करेंगे, चाहे वो आरसी भी हो सकता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को एक्सप्लेन कर दूंगा, बच्चों को काफी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कि कैसे टैकल करना होता है आरसी को, कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सारी क्लासेज आपकी अप टू द मार्क रहेंगी, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेशन में इतना रहेगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।